देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। सवाल उठा तो सही, सवाल उठाना हक है तेरा। आज भारत देश में हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर कहीं बरसा बरस से और खासकर उस वक्त से जब से भारत देश में भाजपा की सरकार आई है, इन 9 सालों में सबसे ज़्यादा आंदोलन हुए हैं। चाहे वो मालेगांव शहर की सड़कें हो या फिर दिल्ली की रामलीला मैदान, सभी जगहों पर अलग अलग विषय और अलग अलग प्रकार की डिमांड मांग को लेकर आंदोलन, प्रदर्शन, धरने, रैलियां, मोर्चे चले आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इस भारत देश में जहां हम चीख पुकार करके कहते हैं कि ये देश संविधान से चलने वाला देश है, ये देश डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून पर चलता है, लेकिन इन 9 सालों में ऐसा देखने के बाद हम ये कहने पर मजबूर है, क्या वाकई ये देश डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के दिए हुए संविधान पर चल रहा है? क्या इस सरकार में बैठे हुए, चाहे वो एक एमएलए हो या मिनिस्टर या सरकार में बैठे हुए कर्मचारी, बड़े से बड़े अधिकारी, क्या वो इस देश में लागू संविधान के मुताबिक अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ करके इस देश की जनता को न्याय दे रहे हैं क्या? ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। और ये एक सवाल, ऐसा सवाल है जो हर भारतीय नागरिक के जहन में बसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर किसी को अपने सवालों का जवाब इन 9 सालों में तो मिलता हुआ नहीं दिख रहा। इसके पहले की जो सरकारें गुजरी है, अलग अलग प्रकार की कई सरकारें गुजरी है, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान जिंदा दिखाई तो देता था। लेकिन इन 9 सालों में संविधान को जिंदा दिखाई देने की अब आवश्यकता भी नजर नहीं आती। शायद ऐसा लगता है कि इस देश में अगर तुम्हें जीना है तो जैसा मौजूदा बरसरे इख्तिदार या मौजूदा सत्ता में बैठी हुई पार्टियां तय करेंगी, तुमको उसी के हिसाब से जीना होगा, उसी के हिसाब से बोलना होगा और उसी के हिसाब से रहना होगा। लेकिन आज भी इस सत्ता के दबाव में और सत्ता के प्रेशर में रहने के बावजूद भी आज भी भारत देश में उस वक्त के नजरिए पर, उस वक्त की विचारधाराओं पर काम करते हुए आज भी बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे हैं जो इस देश में बार बार सत्ता में बैठे हुए लोगों को यह एहसास दिलाते हैं कि आप कितने ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, इस देश के क्रांतिकारियों ने इस देश में राज कर रहे 200 सालों से ज्यादा अंग्रेजों को निकाल फेंकने की ताकत रखते हैं, तो तुम्हारे जैसे सत्ता में बैठे हुए लोगों की क्या औकात है? इसी प्रकार का एक बार फिर एक क्रांतिकारी अपने मन में भावनाएं लिए हुए और उस वक्त के स्वतंत्र सैनिकों और भगत सिंह जैसे लोगों की विचारधाराओं पर अमल करते हुए एक शख्स प्रदीप पोपटराव मोरे आज यहाँ पर 4 दिन से बेमुद्दत भूख हड़ताल यानी कि आमरण उपोषण पर बैठे हुए थे। लेकिन शासन को कोई कुछ किसी की पड़ी नहीं, कोई जीता है जिए, कोई मरता है मरे, उन्हें उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनका मकसद सिर्फ ये है कि सत्ता में बैठे हुए मंत्री और मिनिस्टरों के आदेश को फॉलो करना, ये काम उनका बचा हुआ है। बात करेंगे पोपटराव मोरे से कि इनका आज प्रदीप पोपटराव से कि इनका जो 4 दिन तक का जो चला हुआ आंदोलन था वो उसमें क्या इनको आश्वासन अधिकारियों की ओर से दिया गया, जबकि नियम माहिती अधिकार के सन 2005 के बनाए हुए नियम के अनुसार भारत के हर व्यक्ति को माहिती अधिकार की जानकारी लेना और आरटीआई लगाकर देश में क्या चल रहा है, कौन से विभाग में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी देने का और लेने का अधिकार है। लेकिन अब उस अधिकार को भी कुचलता हुआ इस देश में दिखाई दे रहे। बहुत सारे चीजों को अधिकार से बाहर निकाल दिया गया है, जैसे कि पीएम फंड को भी माहिती अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। इसी प्रकार से जब कामकाज होते हैं तो नागरिक की एक जानकारी का अधिकार है कि क्या चल रहा है, उसमें उसे पता होना चाहिए। प्रदीप पोपटराव मोरे ने मालेगांव तालुके में चल रहे 30 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में जब माहिती अधिकार लगाया, आरटीआई लगाया, तो उसमें कई महीनों तक पाठ पुरावा करने के बाद, पत्र व्यवहार करने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं आया। हालात मजबूरी उन्हें आमरण उपोषण पर बैठना पड़ा और आज 4थे दिन उनकी हालत गंभीर हो गई। तब ऐसा लगने लगा कि शायद कुछ ना कुछ हो जाएगा,
तो शासन के अधिकारी दौड़ते भागते हुए यहाँ आए और झूठे आश्वासन देकर चले गए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इनके आश्वासन के बाद क्या इन्हें आरटीआई के 30 करोड़ रुपए के घोटाले और भ्रष्टाचार की जानकारी दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी? इसी पर बात करेंगे प्रदीप पोपटराव मोरे से। मी प्रदीप पोपटराव मोरे, सामाजिक कार्यकर्ता, जनहितासाठी सामाजिक कार्य करत असतो। तर त्याच्यातलंच एक, आमच्या मालेगाव तालुक्यात सर्वच रस्ते खराब आहेत। त्यापैकी फुलेनगर पासून तर दसाण्यापर्यंत एक रस्ता झाला, तो अवघ्या 15 दिवसात एकदम खराब झाला। तर तो कोणत्या निधीतनं झाला ते पाहण्यासाठी मी वेगवेगळ्या विषयावर माहिती अधिकारात सार्वजनिक बांधकाम विभाग मालेगाव यांच्याकडे माहिती अधिकारात माहितीच भेटली नाही मला। मग मी हे कुठल्या निधीतून भेटला असं पाहिलं तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग मालेगाव यांचं एक सेविंग बचत अकाउंटच्या माध्यमातून 17, 18, 18, 19 या वर्षात एक 30 करोडचे कामं झाले। त्याची मी माहिती मागितली, ती पण भेटली नाही। असं 7-8 अर्जांना मला माहिती भेटली नाही। त्यामुळे मी प्रादेशिक विभाग यांच्याकडे प्रादेशिक विभाग सार्वजनिक बांधकाम नाशिक यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला, तक्रारी केल्या। तर झालेल्या कामाची चौकशी झाली पाहिजे 3 जिल्हा बाहेरील कमिटीच्या मार्फत, परंतु त्यांनी पण माझ्या प्रत्येक पत्रव्यवहाराला केराची टोपली दाखवली। मग मी ना इलाजाने इथं 12/12/2023 पासून बेमुदत आमरण उपोषणाला सुरुवात केली। काल पाणी सुद्धा घ्यायचं बंद केलं। माझी आज तब्येत एकदम खालवली। हे सर्व पाहिल्यानंतर तसंच मूर्त जल संधारण विभागाअंतर्गत मालेगाव तालुक्यात एकदम निकृष्ट दर्जाचे कामं झाले। सार्वजनिक बांधकाम विभागात मनमानीने ठेकेदारांना निधी वितरित केला जातो। या सर्व गोष्टीचा इथे कुठलाही ज्या प्रशासनाच्या विरोधात माझं उपोषण होतं ते कोणी आले नाही, परंतु इथं छावणी पोलीस स्टेशनचे PI महोदय व मालेगाव तालुक्याचे तहसीलदार हे आले आणि त्यांनी मला आश्वासन दिलं की तुम्ही तुमचं उपोषण थांबावं, कारण तब्येतीला जर काही बरं वाईट झालं तर ते तुम्हाला अडचणीचं होईल। पण मग माझ्या बी लक्षात आलं, मला मुलं आहे, परिवार आहे, या सर्व गोष्टीचा विचार केला। त्यांच्या शब्दाला मी मान दिला आणि 26 जानेवारी 2024 पर्यंत त्यांना टायमिंग दिला। तर त्या टायमिंगपर्यंत जर नाही माझं मागण्या मान्य झाल्या संबंधित विभागाच्या, तर संबंधित विभागाचे मंत्री व त्यांचे सचिव त्यांच्या कार्यालयासमोर व निवासस्थानासमोर या अशाच पद्धतीने तीव्र पद्धतीने आमरण उपोषण ढोल वाजून केलं जाईल अशा पद्धतीने मी त्यांना सांगितलं आणि तसं त्यांनी मान्य पण केलं। आम्ही तशा पद्धतीने तुम्हाला न्याय भेटवून देऊ। तर बघूया आता काय होतं। तो दर्शकों, आपने सुन लिया कि प्रदीप पोपटराव मोरे ने कहा कि जिस संबंधित विभाग के विरोध में ये धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, आमरण उपोषण पर बैठे हुए थे, उस संबंधित विभाग का कोई भी अधिकारी इन्हें आश्वासन देने के लिए नहीं आया या कोई लेटर देने के लिए नहीं आया। लेटर देने के लिए, आश्वासन देने के लिए मालेगांव शहर के तहसीलदार, छावनी पुलिस स्टेशन के PI, इन्होंने यहाँ पर दखल देते हुए इनके आंदोलन को स्थगित किया। इसका मतलब ये होता है कि इनके विरोध में तुम कितने भी धरने कर लो, प्रदर्शन कर लो, आमरण उपोषण कर लो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इनके ऊपर कौन सी ताकत का हाथ है जिससे ना ये किसी से डरते हैं ना आंदोलन से घबराते हैं? क्या उस ताकत भी इस भ्रष्टाचार में शामिल है? ये सवाल तो यहाँ पैदा होता है। 30 करोड़ रुपए का सार्वजनिक बांधकाम विभाग मालेगांव में अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है और इसकी चौकसी की जांच की डिमांड करने वाले को अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ती है, उसके बावजूद भी सार्वजनिक बांधकाम विभाग एक लापरवाह की तरह यहाँ पर बिहेव करता हुआ दिखाई देता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसके अंदर शासन में बैठे हुए बड़े अधिकारियों को दखल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े मंत्रियों को क्या इस भ्रष्टाचार के बारे में नहीं पता है? क्या अगर इस भ्रष्टाचार में अधिकारी शामिल है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। वैसे तो सार्वजनिक बांधकाम विभाग और मालेगांव महानगर पालिका में अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो हर किसी का जवाब यही होगा कि काम नगर पालिका से करो, बिल सार्वजनिक बांधकाम विभाग से निकालो, काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग से करो, बिल मालेगांव महानगर पालिका से निकालो। इस प्रकार से जनता के टैक्स के पैसे की लूट मालेगांव शहर में चल रही है। अब इसके ऊपर कौन क्या कार्रवाई करता है
किसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, किसकी क्या जवाबदारी बनती है, ये हर किसी को अपनी जवाबदारी का वहाँ पर काम करना होगा। तब कहीं जाके हम गांधी जी और भगत सिंह के सपनों का भारत बना सकते हैं। वरना इस भ्रष्टाचारी पदाधिकारियों के चलते ये शहर, ये देश कभी भी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता। जबकि हम दफ्तरों में जाओ तो उसी दफ्तरों में लिखा रहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उन्हीं ऑफिसों में, उन्हीं दफ्तरों में होता हुआ दिखाई देता है। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया, हमारे साथ बने रहिए और इसी प्रकार की खबरों के लिए अब तक न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। फिर हाजिर होंगे किसी नए सवाल के साथ आपके बीच। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।